Thawar Chand Gehlot, Honorable Governor of Karnataka, and I request sir to please say a few words. एशिया एजुकेशन समिट के शुभारंभ अवसर पर और पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित कर्नाटक विधान परिषद के सभापति आदरणीय श्री बसवराज होराती साहब, कर्नाटक सरकार के मंत्री श्रीमान मुरुगेश रुद्रप्पा निरानी जी, पद्मश्री आरिकल अज्जप्पा जी व पूर्व विधायक नरसिंह मैन जी, इंडिया टुडे रिसर्च एंड मीडिया के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, एडवोकेट विनोद विधुड़ी जी, पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी महानुभाव और संस्थान, सम्माननीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, चूँकि ये कार्यक्रम बेंगलोर कर्नाटक में हो रहा है, इसलिए मैं कन्नड़ में आप सबको नमस्कार तमिलरिगु हार्दिक अभिनंदनेगलु। मुझे ये जानकारी मिली है कि आज इस कॉन्फ्रेंस में विद्वान अतिथियों द्वारा शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव स्कूल से खोलने के बाद क्या निगरानी की गई, भारतीय शिक्षा प्रणाली का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकारें और प्रमुख नीतिकारक स्नातकों के लिए पर्याप्त रोजगार कैसे सृजित किए जाए, शिक्षा के समग्र विकास संबंधी विषयों पर चर्चा हो रही है, चर्चा होगी भी। इन विषयों पर सार्थक चर्चा की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि आप इन सब विषयों पर ठीक से चर्चा करके ठीक निष्कर्ष निकालेंगे और उन निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार को भी और भारत सरकार को भी विकट परिस्थितियों में शिक्षा को निरंतर जारी कैसे रखा जाए, इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। मुझे ये कहते हुए अनुभव हो रहा है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण देश के हर क्षेत्र में काफ़ी कठिनाइयाँ आई, कामकाज प्रभावित हुआ, शिक्षा भी प्रभावित हुई। परंतु मैं ये देख रहा हूँ इस कोरोना पीरियड में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला है। प्रत्यक्ष में स्कूल नहीं खुल पाए तो अनेक स्कूलों ने, अनेक संस्थाओं ने, अनेक महापुरुषों ने भिन्न भिन्न तरीके से शिक्षा को जारी रखा और हमारे शिक्षा के स्तर को कमज़ोर नहीं होने दिया। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में जो बाधाएं आई थी वो धीरे धीरे दूर हुई है और हम फिर से हर क्षेत्र में ठीक ठाक स्थिति में काम करने लगे हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, भारत में प्राचीन समय से ही आदिकाल से गुरुजन और शिष्यों का संबंध मधुर रहा है
हमको इस बात की भी जानकारी है कि हम विश्व गुरु कहलाते रहे हैं, आज भी वो क्षमता है। और विश्व गुरु होने के भी बहुत बड़े कारण रहे हैं। आप में से सब जानते होंगे, शिक्षाविद हैं आप, जीरो का आविष्कार, विज्ञान का आविष्कार दुनिया को भारत ने दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का मान सम्मान प्राचीन समय से ही है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शिक्षा दान करने की दृष्टि से कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम किया। अनेक नाम ऐसे हैं, पर राधाकृष्णन जी मेनन उसमें से एक हैं। आप और हम सब जानते हैं, बहुत लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज जिन संस्थाओं को और जिन महानुभावों को ये सम्मान दिया गया है, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज एक पद्मश्री प्राप्त महानुभाव हरिकल हज्जपा जी को भी सम्मानित किया गया है। इनके बारे में आप सबको शायद पूरी जानकारी नहीं होगी, पर इनको जब पद्मश्री मिला था तो उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित था और इनके बारे में वर्णन करके बताया गया था कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के बाद भी सब्जी बेच करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से ये प्रेरणादायी है। हम में से बहुत सारों को जो सम्मान मिला है वो इंस्टीट्यूशन के आधार पर भी मिला है, व्यक्तिगत आधार पर भी मिला है, परंतु इन्होंने जो शिक्षा प्रदान की उसके बदले में कुछ नहीं मिला। इन्होंने स्वयं सब्जी बेच करके पैसा कमाया और उस पैसे से बच्चों को पढ़ाया। ये हम सब के लिए प्रेरणादायी है। जितनों को सम्मान मिला है वो सब प्रेरणादायी है। और मैं ये कहता हूँ कि सम्मान उसी को मिलता है जो कुछ विशेष कार्य करते हैं। संस्था चलाने वाले भी वाणिज्यिक दृष्टिकोण से जो संस्था चलाते हैं उनकी बजाय वाणिज्यिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर के भी अधिक परिश्रम करके, एक्स्ट्रा टाइम दे करके शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, उनको हमेशा आदर भाव मिलता है। मैं मेरे बारे में भी उदाहरण देना चाहूँगा। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवार से आता हूँ। 9th पास करके स्कूल छोड़ दिया था। प्राइवेट तौर पर हायर सेकेंडरी पास की। उस समय मुझे 3-4 ऐसे गुरुजी थे जिन्होंने निःशुल्क पढ़ाया। पढ़ने के लिए मैं उनके घर जाता था तो स्वल्पाहार भी कराते थे, चाय दूध भी पिलाते थे और बिना पारिश्रमिक लिए पढ़ाते थे। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में भी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और उनकी पत्नी ने
मुझे पढ़ाया। मैं पढ़ने के लिए उनके घर जाता था, तो वहाँ भी दोनों पति पत्नी पढ़ाते थे और वो जो नाश्ता करते या चाय पीते मुझे भी पिलाते थे। मेरे जीवन में मैंने ये अनुभव किया, मैं आज भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। एक और JPS राठौड़ साहब और एक राम अवध जी ओझा संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के। जब मैं मिनिस्टर बना केंद्र में, तो मैंने एक सलाहकार समिति में उनको सदस्य के रूप में मनोनीत किया। वो बहुत प्रभावित हुए। मिनिस्टर बनने के बाद में JPS राठौड़ साहब एक थे जिन्होंने मुझे अंग्रेजी वगैरह पढ़ाया। जब उनके घर जा कर के मैं मिला तो वो भाव विभोर हो गए, रोने लगे और मेरे को गले में लगाया और कहा कि मैं तो ये अनुभव कर रहा हूँ कि तुम इतने बड़े पद पर बैठने के बाद मुझसे मिलने आए। मैंने ये पहला अनुभव किया है, नहीं तो बहुत सारे छात्र तो पढ़ कर निकल जाते हैं। सम्मान करना तो दूर की बात, उल्टी सीधी बातें करके अपमानित करने का काम भी करते हैं। परंतु मैंने जब उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया तो वो बहुत प्रभावित हुए। निश्चित रूप से हमको भी जीवन पर्यंत विद्यार्थी के रूप में आचरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि रोज रोज नई नई बातें सीखने की आवश्यकता है। आज कुछ परिस्थिति है, कल कुछ और होगी और आगे होगी। और जब हम विद्यादान करने का काम करते हैं तो हमको वर्तमान परिस्थिति से छात्रों को अवगत कराने की आवश्यकता है। ये कोरोना पीरियड में स्मार्ट क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से शिक्षा देने का काम भी बहुत सारी संस्थाओं ने किया है, व्यक्तिगत भी किया है। आने वाला समय निश्चित रूप से आधुनिक तरीकों से ही शिक्षा देने का आने वाला है। मैं ये सोचता हूँ कि इस कोरोना पीरियड में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप और हम सब इस बात से सहमत हैं और सहमत होंगे भी कि हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है और हमारी जो संस्कृति है उसकी सोच है कि विद्या को जितना बांटते हैं उतनी ज़्यादा आती है। कंठस्थ याद होता है। और अब आप जब पीरियड के रूप में या किसी भी रूप में छात्रों को पढ़ाते हैं तो जो आपने पढ़ा और उनको पढ़ाया वो कंठस्थ याद हो जाता है। और एक बात और है, धन दौलत, सोना चांदी, पैसा, ये तो चोरी हो सकता है, पर आपने जो विद्याध्ययन कर लिया वो कभी चोरी नहीं हो सकता। वो आपको और याद होता है। जितना बांटोगे आप उतने परिपक्व होंगे, उतने निपुण होंगे और उस निपुणता के कारण आपको सम्मान मिलेगा। निश्चित रूप से आज जिनको सम्मानित किया गया है वो बधाई के पात्र हैं। सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की या देश की कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन चुनौतियों को अवसर में बदलकर
देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम आप जैसे महापुरुषों को और संस्थाओं को करने की आवश्यकता है। आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। ये युवा देश के भावी कर्णधार है, समर्थ भारत के निर्माता हैं। इनको सही दिशा में चलने की प्रेरणा, शिक्षा देने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ आज के इस कार्यक्रम से और जिनको सम्मानित किया गया है उनको देख कर के आप सब लोग प्रेरणा लेंगे और इस दिशा में सहभागिता निभा करके देश हित में, जनहित में, संस्कृति के हित में सहभागी बनेंगे और देश की जनता की 130 करोड़ जनता की इच्छा आकांक्षाओं को आप पूरा करने में सफल होंगे। ये 12वीं एशिया एजुकेशन समिट के शुभारंभ अवसर पर मैं इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। आप सब शिक्षाविद हैं, आप जैसों से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।